एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ तानजीरो और गियो इन्फिनिटी कासल में भाग रहे होते हैं। तानजीरो दोबारा से इन्फिनिटी कासल के और नीचे गिरने वाला होता है, तभी गियो उसको ध्यान से चलने के लिए बोलता है। तानजीरो कहता है कि उसे ये बिल्डिंग किसी जिंदा चीज़ की तरह लग रही है जो मुझे और गियो को अलग करने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ डीमन स्लेयर्स के क्रोज आ जाते हैं और वो कहते हैं कि शिनोबू मारी जाती है। ये सुनने के बाद तानजीरो उदास हो जाता है, लेकिन गियो सोचता है कि आखिर इन क्रोज ने ये बात हमें इतनी जल्दी कैसे बता दी, और तो और इनके गले के नीचे यह अजीब सा कागज क्या है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर पे, जहाँ 3 बच्चे डीमन स्लेयर के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए उसी सेम पत्ते का इस्तेमाल करते हैं जो कि उन क्रोज के ऊपर भी होता है। हमें बताया जाता है कि ये कागज और कुछ नहीं बल्कि एक काइंड ऑफ आइज हैं जो कि योशिरो ने दी है डीमन स्लेयर्स को। इन आइज के इस्तेमाल से वो नेविगेशन शेयर कर सकते हैं इन्फिनिटी कासल से डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर तक, और वहाँ से जो बच्चा है वो सब देख सकता है कि इन्फिनिटी कासल के अंदर आखिर में हो क्या रहा है। एंड वो इन्फॉर्मेशन ये नॉर्मल क्रोज को शेयर कर रहा है, जिससे सभी डीमन स्लेयर्स को पता चल रहा है कि कौन मर रहा है, कौन जिंदा रह रहा है। इसके बाद हमें इन बच्चों के बारे में बताया जाता है कि आखिर में ये कौन है। तो जो हम बच्चा देख रहे हैं ये और कोई नहीं बल्कि उबुयाशिकी का बेटा उबुयाशिकी किराया है। एंड जो पीछे 2 लड़कियां हम देख रहे हैं वो उसकी 2 छोटी बहनें हैं। किराया के पिता उबुयाशिकी, उसकी मम्मी और उसकी 2 बड़ी बहनों के मरने के बाद अब पूरी फैमिली की जिम्मेदारी इन तीनों के ऊपर ही है। इसके बाद हमें जेनित्सु दिखाया जाता है जो अपर मून 6 के सामने होता है। अपर मून 6 का नाम काएगाकू होता है। काएगाकू से बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, अभी तक तुम कमज़ोर हो। क्या तुम अब एक हशीरा बन चुके हो? लेकिन तुम्हें तो फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ आता ही नहीं। जेनित्सु से कहता है कि तुम डीमंस के लिए एक बैकअप प्लान हो और कुछ नहीं। जेनित्सु कहता है कि आखिर क्यों? तुम डीमन क्यों बने? तुम तो थंडर स्टाइल ब्रीदिंग के सक्सेसर थे ना। अगर तुम डीमन ना बने होते तो दादाजी आज जिंदा होते। जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम एक डीमन बन चुके हो, उन्होंने अपनी तलवार अपने पेट में ही मार डाली और वो तड़प रहे थे। जब वो तड़प रहे थे वहाँ कोई नहीं था जो उनका गला काट सके। वो तड़पते रहे जब तक उनकी मौत नहीं हुई। लेकिन काएगाकू कहता है कि अच्छा हुआ वो बूढ़ा मर गया। मैंने इतनी मेहनत करी, लेकिन वो बूढ़ा क्या चाहता था कि मैं सक्सेसर का टाइटल तुम्हारे जैसे के साथ शेयर करूं, तुम्हारे जैसे गंद के साथ। बेवकूफ बुढ़ा। जेनित्सु कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दादाजी को बेवकूफ बोलने की? अगर मैं गंद हूँ तो तू तो एक कबाड़ है। मैं थंडर फॉर्म की 6 फॉर्म में से पहली फॉर्म का इस्तेमाल कर सकता हूँ और तुम फर्स्ट के अलावा सारी फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जेनित्सु की ये बातें सुनकर काएगाकू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो सीधा जेनित्सु के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद हमें काएगाकू का पास दिखाया जाता है जिसने कोकोशिबो के सामने शर्म के मारे घुटने झुकाए हुए होते हैं। उसका सिर कोकोशिबो के सामने झुका हुआ होता है और वो सोचता है कि मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं है अपने से ताकतवर के सामने सिर झुकाना। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे लिए कोई हार की बात नहीं है। भले ही मेरा आज सिर ज़मीन पर झुका हो, या मुझे नाले का पानी पीना हो, या मुझे पैसे चुराने हो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं उन्हें दिखा सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। कोकोशिबो कहता है अगर तुम्हें और ताकतवर बनना है तो तुम डीमन बन जाओ। अगर उस आदमी ने तुम्हें अपना लिया तो तुम हमारे साथी बन सकते हो। उसके बाद कोकोशिबो अपना ब्लड काएगाकू को देता है जिसके अंदर बेसिकली मुजान के सेल ही होते हैं, तो एक्चुअली में मुजान का ही ब्लड होता है। कोकोशिबो कहता है कि अगर तुमने एक भी बूंद इस खून के नीचे गिराई तो मैं तुम्हारा सिर तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। काएगाकू कहता है कि उस वक्त मेरे शरीर का रोम रोम डरा हुआ था। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मेरा रोने का मन कर रहा था, लेकिन उसके मुकाबले तुम कुछ भी नहीं हो। तुम हमेशा एक बच्चे की तरह रोते रहते हो। और वो बूढ़ा चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूं। उसके बाद काएगाकू सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करता है जिसमें वो लगातार 5 बार स्ट्राइक करता है। एंड इसके बाद वो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करता है जिससे वो पूरे जेनित्सु का शरीर ही फाड़ के रख देता है। और अपने 6th फॉर्म से वो जेनित्सु की बुरी हालत कर देता है, इतनी कि जेनित्सु नीचे तक गिर जाता है। जेनित्सु बहुत बुरी हालत में होता है। वो बेहोशी से नीचे इन्फिनिटी कासल में गिर रहा होता है। तभी काएगाकू कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम में से सबसे खास हूँ। ये सुन के जेनित्सु को याद आती हैं अपनी सीनियर्स की बातें जो कहते थे कि वो काएगाकू को थंडर ब्रीडिंग की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना भी नहीं आता, जो कि बेसिक से भी बेसिक टेक्निक है। और वो अपने आप को बहुत महान समझता है, वो कभी हशीरा बन ही नहीं सकता। जेनित्सु कहता है काएगाकू तुम मुझसे बहुत नफरत करते थे और मुझे भी तुम पसंद नहीं, लेकिन मैं दिल से तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता था। तुम और दादाजी दोनों ही मेरे लिए बहुत खास थे, लेकिन तुम हमेशा निराश रहते थे। ऐसा लगता था कि तुम कभी खुशी नहीं होंगे। उसके बाद जेनित्सु माफ़ी मांगता है काएगाकू से।
और उसके बाद जेनित्सु इस्तेमाल करता है 7th फॉर्म का। वो हमला इतना तेज होता है कि काइगाकू उसे देख भी नहीं पाता और काइगाकू का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। काइगाकू कहता है कि मैं जानता था कि तुम उस बुड्ढे के हमेशा से फेवरेट थे, उसने ही तुम्हें यह टेक्निक सिखाई होगी। जेनित्सु कहता है कि ये मेरी खुद की बनाई टेक्निक है जो मैंने तुमसे लड़ने के लिए बनाई थी। यह सब सुन के काइगाकू सोचता है कि 7th फॉर्म, लेकिन थंडर ब्रीडिंग में तो सिर्फ 6th फॉर्म ही है ना, और वो कमीना तो सिर्फ 1st फॉर्म का ही यूज़ कर सकता है। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारे जैसा कोई मुझे हरा सकता है। हाँ, मैं नहीं हारा, आखिर तुम भी तो नीचे ही गिर रहे हो, तुम नीचे गिर के मारे जाओगे। मैं मरते दम तक नहीं हारा, मैं जीत गया। तभी वहाँ योशिरो आ जाता है और वो बोलता है कि अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, और तुम्हारे जैसे लालची लोग जो सिर्फ दूसरों का बुरा ही चाहते हैं उनके साथ अंत में कभी अच्छा नहीं होगा, तुम अकेले ही मरोगे। और वो जाके जेनित्सु को बचा लेता है। उसके बाद हम जेनित्सु को किसी और ही जगह पे देखते हैं जहाँ उसके सामने उसके दादाजी होते हैं। जेनित्सु बोलता है, दादाजी मुझे माफ़ कर दो, मैं काइगाकू को नहीं बचा पाया। आपने मुझे लेटर भी लिखा था लेकिन मैं उसका जवाब भी नहीं दे पाया। अगर मैं कभी वहाँ नहीं होता तो काइगाकू भी डीमन नहीं बना होता। मुझे माफ़ कर दो दादाजी, मैं आपके ज़िंदा रहते हाशिरा बनना चाहता था। आखिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आप मुझसे नफ़रत करते हैं? कुछ तो बोलो। जेनित्सु की ये बातें सुन के उसके दादाजी बोलते हैं कि जेनित्सु, मुझे तुम पे गर्व है, तुम मेरी शान और जान हो। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ सभी लोग जेनित्सु को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। योशिरो अपने ब्लड डीमन आर्ट से जेनित्सु के घाव को हील कर रहा होता है। योशिरो कहता है कि जिस अपर मून से तुम अभी लड़े थे उसे अभी अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना नहीं आता था। अगर तुम उसे कई सालों बाद लड़ते तो तुम ज़रूर अब तक मारे जाते। इसके बाद हमें बताया जाता है कि योशिरो इकलौता ऐसा डीमन है जिसे मुजान ने नहीं बनाया, एंड क्योंकि उसको मुजान ने नहीं बनाया तो मुजान उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं है। उसको तमायो अपने साथ लेके आई थी और क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं है वो आसानी से डीमन स्लेयर के कपड़े पा के यहाँ घुस गया। तभी सीन शिफ्ट होता है तानजीरो और ग्यो पे जो सीधा मुजान की तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ कोई हमला कर देता है एंड वो हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपर मून 3 आकाजा होता है, जो कि कहता है कि बहुत समय बाद मिले कामादो तानजीरो।